कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का पुनः स्वागत है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप बड़े प्रफुल्लित और बड़े खुश होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनों के साथ होंगे। अभी अभी अपना कारवां साथ में मिला था, 15 मिनट का थोड़ा सा गैप वाला सेशन था। कई बार इतना एक अध्यापक आपके लिए क्या कर सकता है, अध्यापक आपके लिए वही कर सकता है जो आपके फ़ायदा का हो, क्योंकि आप हर चीज़ को तोल सतोल नहीं सकते, हर चीज़ को खोज नहीं सकते। बात यहाँ पर निकल कर ये आई है मेरे नौजवान साथियों, इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा कि कक्षा 10 की किताब की जो प्रश्न है ना, वो भाई साहब कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। आप भी जब इन प्रश्नों को देखेंगे अभी तो आप कहेंगे गुरुजी वास्तव में ये प्रश्न तो वास्तव में रिपीट हुए हैं। तो मैं जल्दी से सेशन की शुरुआत करता हूं और आप सभी साथी एक बार मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मैं आपका समय बहुत कम लूँगा क्योंकि मुझे भी पता है कल आपसे आपकी परीक्षाएँ हैं और मैं जितना कर सकता हूं उतना आपके लिए करने की कोशिश कर रहा हूं। तो जल्दी से एक बार सभी साथी फटाक से जुड़ जाइए बेहतरीन तरीके से मेरे नौजवान साथियों। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, जल्दी से आ जाइए। ठीक है, पहला प्रश्न है, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये पूरे कक्षा 10 की जो चैप्टर के पीछे के जो प्रश्न है मैं पूरे वही करवा रहा हूं जो चैप्टर के पीछे के क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं करवा रहा हूं। इनका लेवल कैसा भी हो, लेवल पर मत जाइएगा, पर ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत यूनिक रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो कालीबंगा के किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा यहां पर देखो हनुमानगढ़ में स्थित है। कालीबंगा कहां पर स्थित है? कालीबंगा जो सभ्यता है वह हनुमानगढ़ में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता कहां स्थित है दोस्तों? हनुमानगढ़ में। हाँ, ओरिजिनल कॉपी। देखो अब यहां से देखो, एक जयपुर में, एक तो आप जोधपुरा याद रख लेना, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, और यहां पर आप बैराठ याद रख लेना। ठीक है, सीकर में आप गणेश्वर याद रख लेना, सीकर में गणेश्वर याद रख लेना। बाकी जो पुरानी 200 क्वेश्चंस थे, रिवीजन्स थे, वहां मैंने आपको सब चीज करवा दी है। दूसरा क्वेश्चन पुस्तक में दिया गया है कि राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? यह क्वेश्चन पूछा गया था। यह दिया गया था चंद्रप्रदायी के द्वारा, और पृथ्वीराज चौहान तरते का यह दरबारी विद्वान था। और इसने कहा कि 4 व्यक्तियों की उत्पत्ति हुई। आपसे पूछ ले किसकी हुई? एक तो प्रतिहार हुए, एक परमार हुए, एक चालुक्य हुए, और एक हुए दोस्तों आपके चौहान। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, ये वाला मामला भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? पद्मिनी जो थी वह किस शासक की पत्नी थी? बताइए, पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? यह भी आप मुझे बताइए। राणा सांगा, रतन सिंह, राज सिंह और मान सिंह। पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? पद्मिनी, तो पद्मिनी भैया रतन सिंह की पत्नी थी। और ये इनका पूरा नाम होता है दोस्तों रावल रतन सिंह। इनका पूरा नाम रावल रतन सिंह होता है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर देते हैं। यह बात आपको याद रखना। इनके सेनापति का नाम याद रख लेना, गोरा और बादल इनके सेनापति का नाम याद रख लेना, बहुत है आपके लिए। ठीक है, क्लियर है? डन। चलता हूं आगे। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को पराजित किया? 1181, 1182, 1191, 1192। जल्दी से बताओ, फटाफट तरीके से आंसर दीजिए। हाँ, जल्दी जल्दी, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट पर है, जल्दी से जवाब दीजिए। पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को पराजित किया? महोबा का चंदेल शासक था परमर्दी देव चंदेल। परमर्दी देव चंदेल यहां का शासक है, मान लो पूछ ले। ठीक है, आल्हा उदल इसके सेनापति हुआ करते थे। आल्हा उदल इसके सेनापति। और महोबा के कब पराजित किया? तो याद रखिएगा, हाँ, 1182 में। यहां से 2 चीज और मैं आपको बता देता हूं। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, तराइन प्रथम। 1192 में तराइन सेकंड हुआ, तराइन सेकंड। यहां पर जो विजेता है, विन का नाम ही मैं लिख रहा हूं, यहां पर जीता पृथ्वीराज चौहान तरते और यहां पर जीता मोहम्मद गोरी। ठीक है, बहुत है। आगे बढ़ता हूं। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? कृष्णा कुमारी, ये वह कृष्णा कुमारी है जो जिसकी सगाई मारवाड़ के मानसिंह से हो जाती है, सॉरी मारवाड़ के भीम सिंह से हो जाती है। भीम सिंह इसमें मारा जाता है। भीम सिंह इसमें मारा जाने से मतलब आकस्मिक उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो सगाई फिर जगत सिंह के जयपुर के कर दी जाती है और फिर इनके बीच में एक संघर्ष हो जाता है। ठीक है, हाँ, कक्षा 10 की पुस्तिका से कहीं प्रश्न पूछे गए हैं और एक युद्ध होता है गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध मेवाड़ से संबंधित है और आमिर खां पिंडारी के कहने पर इनको जहर दे दिया जाता है। आमिर खां पिंडारी के कहने पर इनको जहर दे दिया जाता है। यह आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। और इस विवाद को लेकर 1807 में गिंगोली का युद्ध हुआ। 1807 में गिंगोली का युद्ध हुआ। ये जयपुर और मारवाड़, जयपुर और जोधपुर के मध्य हुआ। ठीक है, चलिए
निम्नलिखित में से कौन पंच पीरों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से ऐसे कौन है जो भैया पंच पीरों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन है जो पंच पीरों में शामिल नहीं है? तो एक शब्द याद रखिएगा, गोपा मेहरा, एक शब्द गोपा मेहरा, गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और रामदेव जी। तो कौन नहीं है? तेजा जी। ये प्रश्न जब पूछा जाता है तो इसके ऑप्शन भी नहीं बदले जाते हैं, इसके ऑप्शन भी नहीं बदले जाते हैं। तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ? तेजा जी का जन्म कौन से जिले में हुआ? बताइए, तेजा जी का जन्म कौन से जिले में हुआ? जल्दी से फटाफट बताइए, तेजा जी का जो जन्म है वह कौन से जिले में हुआ? तो तेजा जी के जन्म की अगर मैं बात करूं तो तेजा जी का जन्म नागौर में हुआ। नागौर में एक जगह है खड़नाल, खड़नाल में हुआ। इनका देहावसान कहां पर हुआ? देहावसान पूछ ले तो सुरसुरा में हुआ। कहां पर हुआ? सुरसुरा। सुरसुरा कहां पर है दोस्तों? अजमेर में है। चलिए आगे बढ़ता हूं। धन्ना किसके शिष्य थे? धन्ना, धन्ना धुवन गांव टोंक से इनका संबंध है। धन्ना का संबंध कहां से है? धन्ना का संबंध है धुवन गांव से। धुवन गांव टोंक से इनका संबंध है। धुवन गांव टोंक से इनका संबंध है। जिन्होंने लाइक शेयर नहीं किया है वो लाइक शेयर जरूर कर दें। और आंसर है मेरे नौजवान साथियों, रामानंद जी के शिष्य थे। किसके शिष्य हैं? रामानंद जी के शिष्य हैं। रामानंद जी के शिष्य। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बताइए, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक। तो विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है संत जाम्बो जी, जिन्हें विष्णु का अवतार भी कहते हैं, जिन्हें विष्णु का अवतार कहा जाता है। और इनके द्वारा विश्नोई संप्रदाय चलाया गया। 29 नियम दिए गए, 29 नियम दिए गए। लालदास जी का जो संबंध है वो अलवर से है। ठीक है, लालदास जी का संबंध कहां से है मेरे नौजवान साथियों? तो लालदास जी का जो संबंध है वो आपके अलवर से रहने वाला है। ठीक है, धौली दूब अलवर से। भरतहरि का मेला किस जिले में भरता है? भरतहरि का मेला, भरतहरि का मेला किस जिले में भरता है? जल्दी से बताओ, भरतहरि का मेला। हाँ भाई, दिनेश, चेतना, अन्नू, किरण, जो भी देख रहे हैं, मैं जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूं उनका भी स्वागत है। तो भरतहरि का मेला दोस्तों आपके अलवर में भरता है। बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है? बूंदी में कजली तीज का पर्व, कजली तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी, भादुड़ी, तो कजली तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? तो बूंदी में कजली तीज का त्योहार भाद्रपद के महीने में मनाया जाता है। भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज का पर्व मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज का पर्व मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, देखिए, राजस्थान में लठमार होली कहां खेली जाती है? लठमार होली, राजस्थान में लठमार होली कहां खेली जाती है? केला देवी कहां पर है? केला देवी करौली में है। पुष्कर में जो पुष्कर मेला भरता है वो कब भरता है? पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। सालासर में हनुमान जी हैं, सालासर में हनुमान जी है, दाढ़ी मूछ वाले एकमात्र हनुमान जी। और चैत्र पूर्णिमा को इनका मेला भरता है, चैत्र की पूर्णिमा को मेला भरता है। आंसर है श्री महावीर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा त्योहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सा त्योहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? हाँ, निम्न में से कौन सा त्योहार है जो ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ईस्टर और नौरोज, कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि मैंने कहा था ज्यादा समय नहीं लूंगा, रैपिड फायर में मैं आपके क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, आंसर है नौरोज। नौरोज जो है वो ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है। ठीक है सर, आंधी तूफान आ गए। लोकेश, कहां आ गए बेटा आंधी तूफान? कसुमल कौन सा रंग होता है? कसुमल, कसुमल रंग कौन सा होता है? लाल, काला, सफेद और हरा। कसुमल रंग कौन सा होता है? लाल, काला, सफेद और हरा। जल्दी से बताइए, तो कसुमल रंग कौन सा होता है? कसुमल रंग होता है लाल। कसुमल रंग कौन सा होता है? लाल रंग को ही कसुमल कहा जाता है। सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीकर जिले का कौन सा ऐसा स्थान है जो गोटा उद्योग के लिए फेमस है? जल्दी से बताओ, सीकर जिले का कौन सा गोटा उद्योग के लिए फेमस है? हाँ, अच्छा जी, तो खंडेला, देखो लप्पा, लप्पी, किरण, गोखरू, मुकेश, ये सब गोटे के प्रकार हैं। बोरला नामक आभूषण स्त्रियां कहां पर धारण करती है? बोरला, बोरला आभूषण कहां पर पहना जाता है? जल्दी से बताइए फटाफट तरीके से। बोरला आभूषण, बोरला नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? हाँ, तो बोरला कहां पर पहनते हैं? बोरला आभूषण दोस्तों सिर पर पहनते हैं। बोरला आभूषण कहां पर पहनते हैं? बोरला आभूषण सिर पर पहना जाता है।
दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना चूंप कहलाता है। और एक मिलता जुलता आभूषण है चौंप। चौंप जो है वह नाक में पहना जाता है। चौंप कहां पहना जाता है? चौंप है जो नाक में पहना जाता है। थेवा कला किस जिले से संबंधित है? थेवा कला, थेवा कला यानी कि कांच की मीनाकारी, ठीक है, हरे कांच पर थेवा कला। थेवा कला प्रतापगढ़ में, और प्रतापगढ़ का सोनी परिवार, कौन सा परिवार? प्रतापगढ़ का सोनी परिवार जो है वो थेवा कला से रिलेटेड है। आगे बढ़िए। पिछवाई चित्रांकन किस चित्रशैली की विशेषता है? पिछवाइयां। पिछवाइयां किस चित्रशैली की विशेषता है? पिछवाइयां, तो पिछवाइयां आपके नाथ द्वारा की विशेषता है। और नाथ द्वारा कहां पर है दोस्तों? नाथ द्वारा है आपके राज संबंध में। बणी ठणी, बणी ठणी किस चित्रशैली से संबंधित है? किशनगढ़, कोटा, मारवाड़ और चावंड। बणी ठणी किस चित्रशैली से संबंधित है? बताइए। बणी ठणी जो चित्रशैली है वह किससे संबंधित है? तो बणी ठणी चित्रशैली किससे संबंधित है? किशनगढ़ से। और बनी ठनी का चित्र किसने बनाया? मोर ध्वज निहाल चंद ने बनाया। मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा बनाया गया था। जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकार की किस शैली से संबंधित हैं? बताइए। झालावाड़, अलवर, बीकानेर, मारवाड़। झालावाड़, अलवर, बीकानेर और मारवाड़। जल्दी से बताओ सही जवाब क्या होगा? जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? बताइए भैया, कौन सी शैली से संबंधित हैं? तो यह अलवर शैली से संबंधित है। और अलवर शैली राजस्थान की सबसे अश्लील शैली है। अलवर शैली के अंदर जो चित्र हैं उन पर बॉर्डर बनाई जाती है चारों तरफ, जिसे बसलो चित्रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बसलो चित्रण। और हाथी दांत पर चित्र, हाथी दांत पर चित्र भी यहीं पर बनते हैं। हाथी दांत पर जो चित्र बनाने का काम है वो भी यहीं पर हुआ। जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताइए जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। जयपुर का राज्य के उस कारखाने का नाम बताइए जहां पर कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। तोसा खाना, सूतर खाना, सूरत खाना या जवाहर खाना। तो यहां पर जो सही और सटीक जवाब रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? यहां पर सही जवाब रहने वाला है सूरत खाना। क्या है दोस्तों? सूरत खाना। आगे बढ़ते हैं। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है? पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है? पशु पक्षियों को महत्व देने वाली तो बूंदी चित्रशैली। और ऐसे देखना, शिकार के दृश्य, शिकार के दृश्य कौन सी चित्रशैली की विशेषता है? कोटा शैली की। यहां पर महिलाओं को भी, महिलाओं व रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। महिलाओं व रानियों के शिकार के दृश्य आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। सांझी का संबंध किस लोक देवी से है? सांझी का संबंध कौन सी लोक देवी से है? बताइए। सांझी का संबंध कौन सी लोक देवी से है? सांझी का संबंध, तो सांझी का संबंध किससे है? सांझी का संबंध है मां पार्वती से। सांझी, और आपसे पूछ ले केले की सांझी, केले की सांझी कहां की फेमस है? तो केले की सांझी नाथ द्वारा की फेमस है, श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। फड़ वाचन का कार्य कौन करते हैं? फड़ वाचन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? फड़ वाचन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो फड़ वाचन का जो कार्य है मेरे नौजवान साथियों वह भोपों के द्वारा किया जाता है। फड़ वाचन का कार्य भोपों के द्वारा किया जाता है। मांगीलाल मिस्त्री की प्रसिद्धि का क्षेत्र क्या है? मांगीलाल मिस्त्री की प्रसिद्धि का क्षेत्र क्या है? मांगीलाल मिस्त्री किस काम के लिए प्रसिद्ध हैं? रावण हत्या के लिए, कांवड़ के लिए, पूंगी के लिए या सहनाई के लिए? तो बताइए मांगीलाल मिस्त्री की प्रसिद्धि का क्षेत्र क्या है? तो मांगीलाल मिस्त्री की जो प्रसिद्धि का क्षेत्र है वह है कांवड़। और कांवड़ कहाँ के फेमस है? बस्सी के फेमस है। बस्सी कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। तो मांगीलाल मिस्त्री का संबंध कांवड़ से है। फड़ से संबंधित श्रीलाल जोशी किस जिले के निवासी हैं? फड़ से संबंधित श्रीलाल जोशी का संबंध कौन से जिले से है? फड़ से संबंधित श्रीलाल जोशी का संबंध कौन से जिले से है? भीलवाड़ा, सीकर, जयपुर और चूरू। तो किससे संबंधित है? फड़ से संबंधित भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में भी कहां पर? शाहपुरा। भीलवाड़ा में भी कहां पर है? शाहपुरा। भीलवाड़ा का जोशी परिवार फड़ चित्रण के लिए फेमस है। सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है? वैसे एक ऑप्शन बंदे ने गायब कर दिया पर कोई नहीं, अपना 3 से काम हो जाएगा। सोजत किसके लिए फेमस है? सोजत, तो सोजत जो है भैया वो मेहंदी के लिए फेमस है। सोजत किसके लिए फेमस है? सोजत जो है मेरे नौजवान साथियों वो आपके मेहंदी के लिए फेमस है, सोजत। आगे देखिए, किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है? अबुल फजल ने कहा। किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है? किस दुर्ग के बारे में यह बात कही गई है कि यह दुर्ग जो है वह बख्तरबंद है, बाकी सभी दुर्ग जो हैं वह नंगे हैं?
जल्दी से बताइए फटाफट तरीके से। किस दुर्ग के बारे में कहा है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है? रणथंबोर। नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। आगे, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? एक जैसे 9 महल कौन से किले में बने हुए हैं? बताइए, एक जैसे जो 9 महल हैं वह कौन से किले में बने हुए हैं? एक जैसे 9 महल जो हैं वो आपके नाहरगढ़ के किले में बने हुए हैं, और नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। मैं फिर बता रहा हूं, और यह जो महल हैं यह विक्टोरिया शैली में बने हैं, विक्टोरिया शैली में बने हैं, विक्टोरिया शैली में। नाहरगढ़ दुर्ग को जयपुर का मुखौटा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जयपुर का मुखौटा भी नाहरगढ़ को कहा जाता है। आगे चलिए, अकबर का दुर्ग कहाँ स्थित है? अकबर का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 31, अकबर का दुर्ग जो है वो कहाँ पर स्थित है? बताइए। अजमेर, जयपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़। अजमेर, जयपुर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़। अकबर का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? अकबर का दुर्ग, अकबर का दुर्ग जो है मेरे साथियों वो अजमेर में स्थित है। अजमेर में आपको तारागढ़ भी देखने को मिलेगा, अजमेर में आपको टोडगढ़ भी देखने को मिलेगा। अकबर का जो किला है इसकी जो नींव है वो संत दादू दयाल जी ने रखी। किसने रखी? संत दादू दयाल जी ने रखी। आगे चलते हैं, हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? हर्षद माता का मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? बताइए। हर्षद माता का मंदिर है जो कहाँ स्थित है? आभानेरी में, पुष्कर में, सालासर में या माउंट आबू में? माउंट आबू में अर्बुदा माता का मंदिर है, अर्बुदा माता। इन्हें राजस्थान की वैष्णो देवी भी हम कहते हैं, राजस्थान की वैष्णो देवी भी इन्हें ही कहा जाता है, राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा माता। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही जवाब क्या है यहाँ पर? आभानेरी में। और आभानेरी कहाँ पर है? दौसा में। यहीं पर चांद बावड़ी भी है। यहाँ पर कौन सी बावड़ी भी है? चांद बावड़ी भी है। पटेलिया, बिछिया, लालर, माछर। पटेलिया, बिछिया, लालर और माछर क्या है? पटेलिया, बिछिया, लालर, माछर क्या है? लोक नृत्य, लोकगीत, लोक नाटक और वाद्य यंत्र। पटेलिया, लालर, बिछिया और माछर तो यह एक प्रकार के लोकगीत हैं जो मेवाड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं, आदिवासियों द्वारा गाए जाते हैं, आदिवासियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में। कहाँ पर? पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाने वाले गीत हैं पटेलिया, लालर, बिछिया, माछर। पटेलिया, लालर, बिछिया और माछर आदिवासियों द्वारा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लांगुरिया गीत किस देवी या देवता से संबंधित है? लांगुरिया, लांगुरिया जो गीत है वो किस लोक देवी या देवता से संबंधित है? लांगुरिया, लांगुरिया गीत किस लोक देवी या देवता से संबंधित है? खाटू श्याम जी, जीण माता, केला देवी या महावीर जी? लांगुरिया, तो लांगुरिया तो केला देवी से संबंधित है। कालीसील नदी के किनारे यह मंदिर है, कालीसील नदी के किनारे मंदिर है। जीण माता की बात करूं, जीण माता का मंदिर कहां पर है दोस्तों? रेवासा सीकर में है। जीण माता का मंदिर कहां पर है? रेवासा सीकर में है। कहां पर है नौजवान साथियों? रेवासा सीकर में है। प्रियांशु चौधरी, हैप्पी एनिवर्सरी सर। अरे एनिवर्सरी तो लाला कल ही चली गई। सुखा, बिल्कुल हाँ भाई प्रियांशु, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखिए, अल्लाह जिलाई बाई की प्रसिद्धि का कारण क्या है? अल्लाह जिलाई बाई की प्रसिद्धि का कारण क्या है? अल्लाह जिला बाई की प्रसिद्धि का कारण क्या है? मांड गायन, नृत्य, कुर्जा गायन या रावण हत्या? हाँ जल्दी से बताओ सही जवाब क्या करने वाले हैं आप? हाँ, अल्लाह जिलाबाई का संबंध कहाँ से है? अल्लाह जिलाबाई का संबंध बीकानेर से है। और इन्होंने केसरिया बालम जो गीत है, केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारा देश, जो राजस्थान का राज्य गीत है, जो राजस्थान का राज्य गीत है, इसे सर्वाधिक बार गाया। सर्वाधिक बार गाने वाली महिला कौन है? तो सर्वाधिक बार गाने वाली महिला अल्लाह जिलाबाई ही है। ठीक है, अल्लाह जिलाबाई ही है। और इनका संबंध है मांड गायन से, क्योंकि केसरिया बालम जो गीत है वह मांड गायन में, मांड शैली में गाया जाता है। केसरिया बालम जो गीत है वह मांड शैली में गाया जाता है। गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? गीदड़, गीदड़ नृत्य की बात करें, गीदड़, चंग, डफ, कच्ची गोड़ी, लुहुर, तो बताइए इन सब का संबंध, गीदड़, चंग, डफ, कच्ची गोड़ी, लुहुर, इन सब का संबंध जो है वो किससे है? बिल्कुल हाँ बिल्कुल, धन्यवाद भाई, धन्यवाद अमन। बताओ जल्दी से आंसर क्या रहने वाला है? मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी या बाड़मेर? मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी या बाड़मेर क्या होगा? सभी को धन्यवाद भाई। ठीक है, आंसर है शेखावाटी के, शेखावाटी में। और कच्ची गौड़ी नृत्य जो है वो शेखावाटी का एकमात्र व्यावसायिक नृत्य है। कैसा नृत्य है? एकमात्र का व्यावसायिक नृत्य है। एकमात्र व्यावसायिक नृत्य कौन सा है? यहीं पर है। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि
कल की जो क्लासें होंगी, कल के जो एनालिसिस होगा उस वो भी आपको तय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए, और आगामी भविष्य की जो चीज़ें हैं उनके लिए भी हम आपसे कनेक्ट हो पाएंगे। चलिए, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य होली, विवाह, तीज, नवरात्रा, एक व्यक्ति को लकड़ी की घोड़ी बना दी जाती है। ठीक है, हाँ जल्दी से बताइए सही जवाब क्या होगा। वेरी गुड, नमस्कार, बहुत बढ़िया। तो देखिए, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है मेरे नौजवान साथियों, जब परिवार में कोई शादी समारोह हो, शेखावाटी क्षेत्र में तो विवाह के अवसर पर। ठीक है, होली जो है दोस्तों वो फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है, होली फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाई जाती है। ठीक है, तीज जो है, देखो आपसे अगर तीज पूछा जाए तो एक तो होती है श्रावण की तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। एक होती है कजली तीज, कजली जो कहाँ पर मनाई जाती है? बूंदी में। यह मनाई जाती है भाद्रपद के महीने में, कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। ठीक है, पति पत्नी के प्रेम के त्योहार के रूप में तीज का त्योहार मनाया जाता है। पति पत्नी के प्रेम के रूप में तीज का त्योहार मनाया जाता है। लहरिया पहना जाता है, लहरिया। और लहरिया कहाँ का फेमस है? लहरिया जयपुर का फेमस है। ढोल नृत्य किस शैली से संबंधित है? ढोल नृत्य, ढोल नृत्य कौन सी शैली से संबंधित है? ढोल नृत्य में क्या होता है दोस्तों, 4-5 लोग ऐसे होते हैं, पहले एक बार बजाएगा, फिर दूसरा बजाएगा, फिर तीसरा बजाएगा, फिर चौथा बजाएगा। तो कौन से जिले में फेमस है? तो एक तो ढोल नृत्य थाकना शैली में किया जाता है, एक तो ये याद रखना थाकना शैली में किया जाता है। जालोर का फेमस है। इसे प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया? प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को दिया जाता है। उसी प्रकार एक नृत्य है दोस्तों अग्नि, अग्नि नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय गंगा सिंह को दिया जाता है, महाराजा गंगा सिंह को दिया जाता है। एक है कहरवा ताल, कहरवा ताल में कौन सा डांस किया जाता है? कहरवा ताल में घूमर किया जाता है, और घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है, घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पर चलिए, लच्छी राम का संबंध किस लोक नाट्य से है? लच्छी राम का संबंध किस लोक नाट्य से है बताइए? लच्छी राम का संबंध, हाँ झांझ वाद्य यंत्र बजाया जाता है, बिल्कुल गिरधरनाथ, झांझ वाद्य यंत्र कच्ची घोड़ी नृत्य के दौरान बजाया जाता है। तो लच्छी राम का संबंध कुचामणी ख्याल से, शेखावाटी से नानू राम। ठीक है, नानू राम चल जाना। हेला ख्याल के प्रवर्तक हैं शायर हेला, हेला ख्याल के प्रवर्तक हैं शायर हेला। और हेला ख्याल कहाँ पर? दौसा व सवाई माधोपुर में, दौसा और सवाई माधोपुर में। दौसा में भी एक निश्चित स्थान है लालसोट में। ठीक है, चलिए, चार बेत कहाँ का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? चार बेत लोकनाट्य, चार बेत लोकनाट्य जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? चार बेत लोकनाट्य कहाँ का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? चार बेत, दौसा, टोंक, जैसलमेर और कोटा। दौसा, टोंक, जैसलमेर और कोटा। तो चार बेत कहाँ का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? चार बेत टोंक का है। मूलतः चार बेत कहाँ का है? अफगानिस्तान का है, मूलतः अफगानिस्तान का है। टोंक में दोस्तों, टोंक में एक याद रखना सुनहरी कोठी, टोंक में सुनहरी कोठी भी आप याद रखना। और यह पश्तो भाषा में होता है, लोकनाट्य किस में होता है? पश्तो भाषा में होता है। बातारी फुलवारी किसकी रचना है? बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी किसकी रचना है? मालचंद तिवारी, लक्ष्मी कुमारी, श्रीलाल, विजयदान दत्ता। लक्ष्मी कुमारी को रानी जी के नाम से भी हम जानते हैं, रानी जी के नाम से। तो बातारी फुलवारी, हाँ बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी विजयदान देथा, जिन्हें हम बिज्जी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? विजयदान देथा को किसके नाम से जाना जाता है? विजयदान देथा को बिज्जी के नाम से जानते हैं। और बातारी फुलवारी नामक जो आपकी रचना है वह विजयदान देथा की रचना है। किसकी रचना है? विजयदान देथा की रचना है। ठीक है, चलिए, जिस काव्य में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता का वर्णन हो उसे क्या कहते हैं? जिस काव्य में, ऐसा कोई काव्य जिस काव्य में, काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन हो उसे क्या कहते हैं? उसे रूपक कहेंगे, रासो कहेंगे, विगत कहेंगे, या फिर उसे वेली कहेंगे? बताइए क्या जवाब रहेगा? जल्दी से फटाफट फटाफट आंसर दीजिए मेरे नौजवान साथियों। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, शानदार, जबरदस्त तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, तो उसे क्या कहा जाएगा? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसे हम कहते हैं दोस्तों रासो। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रासो कहते हैं। क्या कहते हैं? फटाफट सेशन को आगे भी बढ़ाते रहिए। हेलो, हाय, हेलो, नमस्कार। उसे रासो कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे रासो कहा जाता है। मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? मेयो कॉलेज की स्थापना, मेयो कॉलेज कहाँ पर है? मेयो कॉलेज है दोस्तों अजमेर में। मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई? जल्दी से बताइए। मेयो कॉलेज की स्थापना, हाँ, करीम का निहंग,
हाँ बिल्कुल, ये भी याद रखना, चार बेत लोकनाट्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? करीम खान निहंग को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? करीम खान निहंग को दिया जाता है मेरे नौजवान साथियों। 1875, 1876, 1877 गलत मत बताइए लाडलो, गलत मत बताइए। 76 तो नहीं है, 76 तो नहीं है, बताइए हाँ जल्दी से। मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हाँ, मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मेयो कॉलेज की स्थापना भैया मेरे नौजवान साथियों, मेरे चांद के टुकड़ों, मेरे प्यारे गुलगुलों, 1875 में हुई। 1876 में। देखो 10वीं की क्लास का प्रश्न है, 10वीं की क्लास का प्रश्न है, पर यहां पर भी कहीं का गलत है, तो अंडर एस्टिमेट मत होइएगा, अपने आप को उस लेवल पर रखिए जिस लेवल पर आपका। और ये प्रश्न हूबहू परीक्षा में छपा था, हूबहू, ऑप्शन भी चेंज नहीं थे। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में स्थित है? केवलादेव। भरतपुर चले, धौलपुर चले, बूंदी चले, सवाई माधोपुर चले, तो रणथंबोर चलो। मैं कब मना कर रहा हूं आप लोगों को, चलो रणथंबोर, क्यों रुक रहे हैं, चलो रणथंबोर। बूंदी की बात करें तो जेत सागर झील याद रखना। और बूंदी में मैं आपको बता दूं, हाडा ले डूबो गणगौर, बूंदी में गणगौर नहीं मनाई जाती, बूंदी में गणगौर नहीं मनाई जाती, बूंदी में गणगौर नहीं मनाई जाती। देखो गणगौर, देखो एक तो गणगौर मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। उसके बाद एक चीज आप और याद रखिएगा, चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। जल्दी से फटाफट तरीके से आपको चीजें याद रखनी है। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। गणगौर के बाद एक चीज आप दिमाग में और बैठा लें जो शानदार तरीके से आपके बैठने वाली है, जल्दी से बताइए फटाफट तरीके से। हाँ, चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाई जाती है जयपुर में। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाई जाती है दोस्तों, कहां पर मनाई जाती है? गणगौर, गणगौर आपके मनाई जाती है। जल्दी जल्दी बताओ फटाफट तरीके से, गणगौर कहां मनाई जाती है? ठीक है, और देखो उसके बाद एक होता है दोस्तों गुलाबी गणगौर। एक कौन सी गणगौर होती है? एक होती है गुलाबी गणगौर। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा में मनाई जाती है, नाथ द्वारा में। यह मनाई जाती है दोस्तों चैत्र शुक्ल पंचमी को। तो यहीं बैठा रहे 5-7 मिनट खोल के, चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। उसके बाद दोस्तों एक और दिमाग में बैठा लेना, डाल दे उसको। तो उसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, वो क्या होती है? एक होती है बिना ईसर की गणगौर, बिना ईसर की गणगौर। ये 3 प्रश्न गणगौर से बनते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी प्रश्न अचूक तरीके से रह जाए और कोई गलती हम कर बैठे अंतिम समय पर, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते हम। तो यह जैसलमेर में मनाई जाती है और यह मनाई जाती है चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को। वापस देखो, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को, सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार दोस्तों, देखना सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार। और एक तो ये, और एक देखना त्योहारों का जो समापन है ना, त्योहारों का समापन भी यहीं से हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस गढ़ के लिए जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? कि अगर उन्हें जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे। भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ और तारागढ़। भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ और तारागढ़। जल्दी से बताओ जवाब क्या होगा? तो यहां पर सही जवाब है दोस्तों भैंसरोडगढ़। कौन सी नदी के किनारे है? चंबल प्लस बामनी नदी के किनारे है, चंबल प्लस बामनी नदी के किनारे है। व्यापारी द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? व्यापारी द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? व्यापारी द्वारा निर्मित है, याद रखिएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे है। दोस्तों एक चीज और दिमाग में डालकर चलिएगा, क्या? एक दुर्ग है दोस्तों गागरोन। गागरोन अगर आपसे पूछ ले कि जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा है, तो गागरोन को ही कर आइएगा, जो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? ज्यादा समय नहीं लूंगा, 52 क्वेश्चंस हैं, जैसा कि मैंने कहा था रैपिड फायर के तौर पर करवा रहा हूं। प्रताप सिंह, जयसिंह, मानसिंह, 1799 में इसका निर्माण हुआ। इसके वास्तुकार देख लेना, लालचंद उस्ता। लालचंद उस्ता इसके वास्तुकार हैं और 5 मंजिला है। बाकी तो चर्चा हमने कल कर ली थी कला संस्कृति वाले कंसेप्ट पर। प्रताप सिंह यहां पर सही जवाब है। जयपुर का वास्तुकार पूछ ले, विद्याधर भट्टाचार्य। इसमें एक और बिना नींव का महल, बिना नींव का महल। कौन सा महल? बिना नींव का महल, भी इसे याद रखिएगा। आगे श्रद्धानंद जी का आश्रम कहां पर स्थित है? जल्दी से बताओ श्रद्धानंद जी का आश्रम जो है वो कहां पर स्थित है? श्रद्धानंद जी का आश्रम, लाइक शेयर करो दोस्तों। आंकड़े 3 का आंकड़ा तो होना चाहिए, जब इतना प्यार दिखा रहे हो तो आंकड़ा 100 प्लस तो करना बनता है आप लोगों का। श्रद्धानंद जी का आश्रम कहां पर स्थित है?
तो श्रद्धानंद जी का आश्रम कहां पर स्थित है? श्रद्धानंद जी का आश्रम सीकर में स्थित है। कहां पर स्थित है? श्रद्धानंद जी का आश्रम सीकर में स्थित है। ठीक है। मंडन किसका वास्तुकार था? प्रियांशु चौधरी। मंडन के लिए आप इतना क्यों लोड ले रहे हैं यार? मंडन, एक बच्चे ने प्रश्न पूछा है मंडन, वो मेरे को पता है किस लेवल पर मजे ले रहा है। मंडन जो है वह कुंभलगढ़ का वास्तुकार है मंडल। किसके? याद रखिएगा। भटनेर का नाम याद रखना, भटनेर का वास्तुकार है केकेया। भटनेर का वास्तुकार केकेया है। लो भैया जूनागढ़ भी ले जाओ साथ में, जूनागढ़ का करमचंद है। ठीक है, ठीक है। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपनों के साथ रहो, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी केशवानंद का जन्म कौन से जिले में हुआ? स्वामी केशवानंद जी, स्वामी केशवानंद जी का जन्म कौन से जिले में हुआ? जल्दी से बताइए। हाँ, स्वामी केशवानंद जी का जन्म, स्वामी केशवानंद जी का जन्म कौन से जिले में हुआ? हाँ, तो राजस्थान में एक जिला है सीकर। सीकर ने संभाग चाहे के, सुना होगा ना आपने ये नाम। डोटासरा जी कह रहे थे गुरुजी सीकर ने संभाग चाहे के। ठीक है, तो आंसर क्या है? सीकर इसका बिल्कुल यह जवाब है। सीकर इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर, जयपुर फुट के जनक कौन है? पीके सेठी, पीके अग्रवाल, डॉक्टर अशोक, वीसी राय। जयपुर फुट के नाम से पूरे भारत में नहीं, पूरे एशिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में अगर राजस्थान का नाम और राजस्थान में भी जयपुर का नाम अगर किसी ने किया है तो वो आपके यहां पर होगा। तो देखिए, पीके सेठी, डॉक्टर पीके अग्रवाल, डॉक्टर अशोक और डॉक्टर वीसी राय। बताइए सही जवाब क्या होगा? जिन्होंने लाइक नहीं दिया है वो एक बार दिल पर हाथ रखकर लाइक वाला बटन दबा दें। ठीक है, मैं बार बार ऐसे इसलिए तो कर रहा हूं कि मेरे को लगता है जो भी लाइक करता है थोड़ी हलचल सी होती है। डॉक्टर पीके सेठी कर दे। सेठी साहब कौन है? सेठी साहब डॉक्टर पीके सेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान? इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान? इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान? जल्दी से बताइए, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान? हाँ, वेरी गुड। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। आचार्य तुलसी, कवि राजा श्यामल दास, कोमल कोट्यारी और कन्हैया लाल सेठिया। बताओ कितनी अच्छी बात कही है इस समय, कितनी अच्छी बात कही है। ठीक है, सो होगा गुरुजी। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को इतना प्यार दिखाने के लिए। ठीक है, बहुत शानदार। तो बताओ, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, इस कथन को बार बार इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर भाईचारे की बात की जाती है। आचार्य तुलसी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आचार्य तुलसी इसका सही जवाब है। आचार्य तुलसी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा? आचार्य तुलसी इसका सही जवाब है। आचार्य तुलसी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। वागड़ की मीरा। अरे भैया ये क्वेश्चन है ना, इतना लपेट देगा आप लोगों को कि वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है। तो वागड़ की मीरा गौरीबाई, पन्नाधाय, रानाभाई, कर्मावती। वागड़ की मीरा, वागड़ की मीरा तो देखो किसको कहते हैं? गौरीबाई को कहते हैं। रानाबाई राजस्थान की दूसरी मीरा, राजस्थान की दूसरी मीरा, राजस्थान की दूसरी मीरा रानाबाई। संबंध कहां से है? हरनावा से है, हरनावा से। हरनावा कहां पर है दोस्तों? नागौर में है। ठीक है, हरनावा कहां पर है? नागौर में है। एक याद रखिएगा, आमेर की मीरा। एक याद रखिएगा, आमेर की मीरा। ठीक है, आमेर की मीरा और आमेर की, हाँ। और दोस्तों 7 बजे करंट का शानदार कंटेंट, 7 बजे करंट का शानदार कंटेंट। स्वागत है पीके, हेमलता, पिंकी। बिल्कुल 7 बजे करंट का शानदार कंटेंट है। जो जो टाइम बता रहा हूं वहां पहुंच जाना, भला हो जाएगा आप लोगों का। आमेर की मीरा बालाबाई, आमेर की मीरा बालाबाई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले राजस्थान के, हाँ ये आपका आज का अंतिम क्वेश्चन है। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे? हाँ, इनको मरणोपरांत दिया गया। क्या दिया गया? पीरू सिंह को मरणोपरांत, मरणोपरांत दिया गया पीरू सिंह को। ठीक है, उसके बाद देखो एक चीज और देख लो फटाफट तरीके से। कल 12:15 पर, 4:15 पर तो एनालिसिस है। क्या है? एनालिसिस है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात, अभी 7 PM पर आपकी करंट की क्लास है। किसकी क्लास है? करंट की क्लास है। कैसा लगा? मामला सेट हुआ नहीं हुआ? चीजें आगे बढ़ी नहीं बढ़ी? सारी चीजें आप मेरे को बताएंगे जल्दी से। हाँ दोस्तों, जल्दी जल्दी आप मुझे फटाफट तरीके से चीजों बताइए, क्या आंसर यहां पर रहने वाला है? क्या आंसर यहां पर रहने वाला है? मुझे जल्दी से बताएं फटाफट तरीके से। जी हाँ मेरे नौजवान साथियों, फटाफट बताइए। ठीक है, तो देखिए आगे 4 PM करंट की क्लास है।
और यहां पर आपको जुड़ना है एनालिसिस में। मेरी तरफ से और क्लास 24 आपनो राजस्थान की तरफ से मेरे नौजवान साथियों, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप ऐसे ही जिंदगी में आगे बढ़ते रहें और अपनी तैयारियों को अंजाम देते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और कुछ लोगों के लिए ये तारे, और आप इसी तरह चमके और इसी तरह हमको प्यार करते रहें। कैसा लगा सेशन? मजा आ गया ना दोस्तों? फिर मैं कह रहा हूं, क्योंकि अब इसके बाद मेरी कोई क्लास नहीं है, कल एनालिसिस में मेरी आपसे मुलाकात होगी। जितना कमिटमेंट आपको किया था उससे को निभाने की मैंने पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर किसी प्रकार के कमिटमेंट में कमी रह गई हो तो एक बड़े भाई के नाते यार, या देख लेना भाई सर ने किया पर छूट गया होगा, कुछ पारिवारिक कारणों से मैं बीच में अनुपस्थित भी रहा, पर चीजें सारी की हैं, चाहे पेड हो, यूट्यूब हो। क्लास 24 आपनो राजस्थान ने आपको बहुत कुछ दिया है और अब आपके देने की बारी है। कल पेपर में जाइएगा, बिल्कुल कूल माइंड होकर जाइएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो पढ़ाया है वहीं से आएगा। 7 बजे करंट में जुड़ जाइएगा। सभी को ढेर सारा प्यार। माता पिता भारत माता की सेवा करें, महिलाओं का सम्मान करें, अपनों के साथ रहें।